तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इकाई 7 जो आप लोगों का है व्यापार और भूमंडलीकरण। इसमें हमने कल के क्लास में पढ़ा था क नंबर आर्थिक मंदी के कारण और आर्थिक मंदी का प्रभाव। आज इसका पार्ट 5 है, यानी कि 5वां भाग है, जिसमें हमारा टॉपिक होगा विश्व बाजार के आलोक में बदलते अंतर्राष्ट्रीय संबंध। विश्व बाजार यानी कि वर्ल्ड मार्केट, क्योंकि आज मैं आप लोगों के बार बार बताता हूं कि आज पूरी दुनिया एक मार्केट बन चुकी है। आप किसी भी देश में जाइए, आपको किसी भी देश का सामान मिल जाएगा। कोई भी सामान आप अपने घर बैठे खोजते हैं तो ऑनलाइन का ऐसा ज़माना है कि छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी वस्तु आपको आसानी से उपलब्ध हो जाती है। ये सब अगर ये हो रहा है तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है विश्व बाजार। क्या है जी? विश्व बाजार है। और विश्व बाजार के कारण अंतर्राष्ट्रीय संबंध, मतलब कि जो एक देश का संबंध दूसरे देश का संबंध तीसरे देश के साथ आज कैसे बदल रहा है, उसके बारे में आज के क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 नहीं देखा, ये इसके पीछे जितने भी चैप्टर अपलोड हुए हैं, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के लाइन बाय लाइन सारे वीडियो को देख सकते हैं। हमारा टॉपिक है सन 1920 के बाद जो भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध विकसित हुआ उसमें आर्थिक कारकों या आर्थिक स्थिति का महत्वपूर्ण स्थान था। 1920 के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अर्थ होता है पूरे विश्व का संबंध, वो बदला है। तो उसमें सबसे बड़ी अगर भूमिका है, अगर उसमें सबसे बड़ा कोई कारक है तो वो है आर्थिक मंदी। 1929 में आया आर्थिक मंदी है, ठीक है ना। 1929 के आर्थिक मंदी का आधार वर्ष मानकर 1920 से 1945 के बीच बनाने वाले आर्थिक संबंधों को दो भागों में बांटकर समझ सकते हैं। 1920 से 1929 तक का काल सामान्यतः आर्थिक समुत्थान एवं विकास का काल था। महायुद्ध के बाद विश्व पर से यूरोप का प्रभाव क्षीण हो गया। जैसे कि जब प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक जब तक नहीं हुआ था, उसके पहले यूरोप महादेश के जितने भी देश थे वो सब दूसरे महादेश के देशों पर शासन करते थे। वो शक्तिशाली थे, बाकी जितने भी महादेश हैं सब क्या थे? कमज़ोर थे। इनका प्रभाव था। लेकिन 1914 से 1918 के बीच जो प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया, उसमें यूरोप के सभी देश आपस में लड़कर नष्ट हो गए, आपस में ही लड़कर बर्बाद हो गए थे। तो इनका प्रभाव जो था दूसरे देशों पर अब क्या हो गया था? कम हो गया था। क्योंकि रीजन है, आप किसी को दबा तभी सकते हैं जब आप घर से मजबूत हो। आप किसी को बस में तभी कर सकते हैं जब आप ताकतवर हो। जब आप ही कमज़ोर हो जाएंगे तो क्या किसी को दबा सकते हैं? किसी को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। यद्यपि उपनिवेशों पर उसकी पकड़ बनी रही, लेकिन इस दौर में संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और सोवियत संघ, ये तीन देश विश्व की सर्वप्रमुख शक्ति के रूप में उभरे। भले ही यूरोप ने, मतलब इंग्लैंड ने अन्य देशों को अपने कब्जे में किया, लेकिन अगर बात की जाए संयुक्त राज्य अमेरिका की, मतलब अमेरिका की, जापान की और रूस की, तो ये तीन देश इंग्लैंड से क्या यूरोप के सभी देशों से शक्तिशाली हो चुके थे। और आज के टाइम में अमेरिका और रूस ये दोनों बराबरी का टक्कर करते हैं। भले अमेरिका आगे है लेकिन रूस भी उससे पीछे नहीं है। और दोनों में 36 का आंकड़ा है। 36 का आंकड़ा समझते हैं? मुहावरा ये, मतलब दोनों में राय नहीं रहता है, कभी भी राय नहीं रहता है। क्योंकि आप बात याद रखिएगा, जिस पटीदारी में जब दो आदमी धनी हो जाते हैं ना, और बराबरी वाले, उनमें अक्सर राय नहीं रहते हैं। क्योंकि दोनों आदमी एक दूसरे को क्या दिखाना चाहते हैं?
नीचा दिखाना चाहते हैं। दोस्ती तभी तक है जब ये गरीब है और ये क्या है, अमीर है। तो गरीब वाला मजबूरी में रहता है कि भाई कर काम चलिए कर के रहम, तो अमीर वाला सोचे चलो हमरा के काम करते ही। लेकिन जैसे ही पटदार अगर बराबरी के भइल, बाबू पक्का हो जाए, राय खत्म हो जाए। रिलेशन भी वैसा ही होता है, कोई भी रिलेशन जब दोनों तरफ का रिलेशन एकदम गर्म खून वाला हो जाएगा, दोनों के पास शक्ति आ जाएगी, बस वो रिलेशन ज़्यादा दिन तक चलता। हाँ, एक को नरम रहना पड़ता है और एक को गर्म, मतलब एक शक्तिशाली एक कमजोर है तो वो चल जाएगा, लेकिन गलती से दोनों अगर शक्तिशाली हुआ तब वहाँ पे लड़ाई जरूर होगी। काहे कि दू आदमी पटको पटकी होला तो देखे लगी कब होला जोरदार, जब दोनों के दोनों का होके ताकतवर होके। अब एगो 20 वर्ष का लड़का होके एगो 5 वर्ष का लड़का होके, तो वजह का लड़ाई जोरदार हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका में युद्ध के तुरंत बाद का 2 वर्ष आर्थिक संकट का काल था। यह संकट मांग में कमी के कारण उत्पन्न हुआ। इन 2 वर्षों में 1 लाख लोग बेरोजगार हो गए। श्रमिक हड़तालों का सिलसिला चल पड़ा। श्रमिक मतलब आप लोग समझते हैं, मजदूर होता है। मजदूर लगातार क्या करने लगे, हड़ताल करने लगे, जगह जगह हड़ताल करने लगे और इतना बेरोजगारी बढ़ गया। करीब करीब कितने लोग बेरोजगार हो गए थे, 1 लाख लोग बेरोजगार हो गए। उसके बाद है 1922 के बाद कुछ स्थिति बदली। वहाँ तकनीकी उन्नति के आधार पर औद्योगिक विस्तार काफ़ी हुआ, जिसका प्रमाण है 1928 से 29 में 50 लाख कार की बिक्री हुई। अमेरिका में 1928 से लेकर 29 ईस्वी में कितना लाख कार बिक्री हुआ था, 50 लाख कार बिक्री था। उस जमाने में, जिस जमाने में मतलब लोगों को खाने से ठीक नहीं था, लेकिन अमेरिका में, कहाँ पर, वहाँ की स्थिति ठीक थी। इसी विकास का एक नकारात्मक परिणाम अमेरिका में यह देखने को मिला कि देश की आर्थिक शक्ति और सत्ता कुछ हाथों में और कुछ कंपनियों के पास केंद्रित हो गया। लेकिन समस्या ये थी कि आज जैसे अमेरिका में है कि टोटल का टोटल जो सत्ता है, जो पावर है, वो सरकार के पास होती है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। कुछ शक्ति सरकार के पास होती थी और कुछ शक्ति कंपनी के मालिकों के पास होती थी, उद्योगपतियों के पास होती थी। और कोई भी कंपनी का मालिक तो एक व्यापारी ही होता है, और व्यापारी का सबसे पहले सोच क्या होता है, वो अपना फ़ायदा देखेगा। उसको जहाँ से अपना फ़ायदा दिखेगा उसी टाइप का वो फैसला लेगा। उसको अगर फ़ायदा नहीं होगा तो उस टाइप का वो फैसला। लेकिन इसलिए जो भी व्यापारी होते थे, कंपनी के मालिक होते थे, वे लोग जो फैसला लेते थे वे लेते थे अपने फ़ायदे में, और मजदूरों के फ़ायदे में नहीं सोचते थे। आगे है सोवियत रूस और जापान। सोवियत रूस का है तो रूस समझिएगा, ठीक है ना, और जापान। इन 2 देशों ने भी 1920 से 1929 के बीच आर्थिक क्षेत्र में काफ़ी प्रगति किया। मतलब ये 2 देशों ने 9 वर्षों के बीच में काफ़ी पैसा कमाया था। रूस अपनी नई आर्थिक समस्या को विश्व स्तर पर प्रचारित और प्रसारित करने की कोशिश की, तो उधर जापान अपनी आर्थिक प्रगति को बनाए रखने के लिए साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा को आक्रामक रूप दिया, जिसका शिकार चीन हुआ। एक तरफ रूस अपना क्षेत्र फैला रहा था पैसा कमाने में, तो दूसरी तरफ जापान ने क्या किया कि कमजोर देशों को गुलाम बनाना शुरू कर दिया, जिसमें कौन देश पकड़ा गया, जापान ने चीन को गुलाम बना लिया। सोचिए, वो चीन आज सबको टक्कर दे रहा है, किसी से डरता नहीं है, क्योंकि उसके पास वाकई में आज ताकत है। वो बड़े से बड़े देश को टारगेट करता है, अमेरिका को सबसे पहले टारगेट करता है। तो समझ सकते हैं ना, जो अमेरिका को टारगेट करता हो उसके बाद कौन देश होगा। आज जापान की वो स्थिति नहीं है, अच्छी है लेकिन उतनी स्थिति अच्छी नहीं है कि चीन को गुलाम बना ले। वो चीन से अपने आप को बचा ले, वही सबसे बड़ा होगा। लेकिन उस समय ऐसा था कि ये शक्तिशाली था। आगे है, इस काल में भारत और अन्य औपनिवेशिक देशों में राष्ट्रीय चेतना का प्रसार निर्णायक के रूप से हुआ, क्योंकि प्रथम महायुद्ध के बाद उन्हें आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा। दूसरे, उस समय
शासक देशों द्वारा किया गया स्वराज का वायदा पूरा नहीं हुआ। आगे है, यहाँ पे एक शब्द दिया है, आप लोग देखेंगे न्यू डील, आपके किताब में भी दिया होगा बगल में, न्यू डील लिखा है। जन कल्याण की एक बड़ी योजना से संबंधित नई नीति जिसमें आर्थिक क्षेत्र के अलावा राजनीतिक प्रशासनिक नीतियों को भी क्या किया जाए, नियमित किया गया। मतलब कि जन कल्याण मतलब क्या होता है, लोगों के कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए कुछ नियम बने, कुछ नीतियां बनी। वो नीति थी राजनीतिक नीति, और कौन सी नीति, प्रशासनिक नीति। राजनीतिक नीति मतलब होता है जो नेता लोग बनाता है, और प्रशासनिक मतलब जो पुलिस होती है, डीएमएसपी, इंस्पेक्टर दरोगा जो होती है, प्रशासनिक नीतियां हैं। तो कुछ ऐसे नियम बने जिसमें लोगों को क्या हो सके, फायदा हो सके, लोगों को सुरक्षा मिल सके, तो उसको न्यू डील कहा गया। क्या कहा गया, न्यू डील कहा गया। आगे है 1929 के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध विकसित हुआ, उसका एकमात्र उद्देश्य आर्थिक मंदी के दुष्प्रभावों को कम करना या समाप्त करना था। इस महामंदी की शुरुआत अमेरिका से हुआ जो 1933 तक बना रहा। इस बीच अमेरिकी राजनीति में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का उदय हुआ। कब हुआ था, 1932 में। यहाँ पे नीचे आप एक पिक्चर देख सकते हैं, ये है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, और आपकी किताब में भी दिया हुआ है, ये अमेरिका के राष्ट्रपति भी रहे, अमेरिका के राष्ट्रपति भी रहे हैं। तो 1932 में इनका नाम मतलब दुनिया के सामने आया कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट नाम की कोई व्यक्ति हैं जो समाज के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, और लोगों के लिए काम किए भी। लोगों ने इनको इतना पसंद किया कि इन्हें क्या बना दिया, अमेरिका जैसे देश का राष्ट्रपति बना दिया। आगे है, उन्होंने नई व्यवस्था, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं न्यू डील, अभी कुछ देर पहले पढ़े थे हम लोग, न्यू डील को हिंदी में क्या कहते हैं, नई व्यवस्था, नवीन आर्थिक नीतियों को अमेरिका में लागू किया। इसमें जन कल्याण की एक व्यापक योजना शुरू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि और उद्योग में संतुलन लाना, साथ ही साथ मानव समाज और स्वाधीनता को सुरक्षित रखना भी था। जन कल्याण के तहत रेल मार्ग, सड़क, पुल, स्थानीय विकास के कार्य के लिए ऋण दिया गया ताकि व्यवसाय पनप सके और रोजगार भी लोगों को मिल सके। औद्योगिक क्षेत्र में व्यापार और उत्पादन का नियमन, मजदूरी में वृद्धि, काम के घंटे तय करना, मूल्यों में वृद्धि को रोकना इत्यादि कार्य किया गया। कृषि क्षेत्र में किसानों की क्रय शक्ति तथा सामान्य आर्थिक स्थिति को युद्ध के पूर्व के स्तर तक लाने का प्रयास हुआ। मतलब अमेरिका में वो हर प्रयास किए गए कि प्रथम विश्व युद्ध के टाइम में जो बर्बादी हुई है उसकी भरपाई हो सके, फिर से हम उस जगह पे पहुंच जाएं जहां पे हम पहले थे। क्योंकि कोई भी देश जब लड़ाई लड़ता है ना तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, चाहे वो जीते या चाहे हारे। क्योंकि जब लड़ाई होती है तो ठीक है, नुकसान आपका कम हुआ, लेकिन हुआ ना, किसी का ज़्यादा होता है और किसी का क्या होता है, दो आदमी अगर फाइटी करते हैं तो कोई 5 फाइट मारता है तो दूसरा वाला 2 फाइट तो जरूर मारेगा। होगा कि नहीं होगा? ऐसा तो नहीं है कि पुतला बन के आपको देखेगा, ऐसा होगा जी? बिल्कुल नहीं होने वाला है। आप उससे अगर शक्तिशाली हैं तो ठीक है, आप ज़्यादा पीट देंगे, लेकिन आप भी तो कुछ ले के आएंगे। अगला पैराग्राफ है, उधर यूरोपीय देशों में इस मंदी से निकलने के लिए जो प्रयास हुए उसके अंतर्गत सभी सरकारों ने कड़ा मुद्रा नियंत्रण स्थापित किया। कृषि प्रधान पूर्वी यूरोपीय देश, अब कृषि प्रधान पूर्वी यूरोपीय देश कौन कौन है देखिए, कोष्ठ में दिया है, बल्गारिया, हंगरी, रोमानिया,
चेकोस्लोवाकिया, सर्बिया, ये सभी पूर्वी यूरोपीय देश हैं। कौन से देश हैं जी? और ये कृषि प्रधान देश है, मतलब यहाँ पे खेती ज़्यादा होता है। तथा ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, ब्रिटिश साम्राज्य से अलग हुए देश का संघ देशों ने 1932 में ओटावा समझौता पर अपने आयात निर्यात को संतुलित किया। नॉर्वे एक देश है, स्वीडन जैसे देशों ने ओस्लो गुट जैसे क्षेत्रीय प्रबंधन भी किया। 1932 में लुजान सम्मेलन हुआ जिसमें जर्मनी के क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया ताकि व्यापार बढ़े। इसी समय फ्रांस के विदेश मंत्री ब्रिया ने पहली बार यूरोप में एक आर्थिक संघ, उस समय अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रांस के विदेश मंत्री कौन थे तो आप क्या कहेंगे? ब्रिया थे। उन्होंने यूरोप में एक आर्थिक संघ बनाने का सुझाव दिया। आर्थिक संघ बनाने का क्या दिया? जो सफल नहीं हो सका। राष्ट्र संघ के स्तर पर इस संकट के हल के लिए 1933 में लंदन में एक सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें 67 देशों ने भाग लिया। कितने देशों ने भाग लिया था? 67 देशों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में मुद्रा में स्थिरता लाने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संरक्षणवाद की स्थिति को अंत कर परस्पर व्यापार और सहयोग की नीति अपनाने की बात कही, जिसका सभी देशों ने समर्थन तो किया लेकिन तत्कालीन राजनीतिक स्थिति में यह सफल नहीं हो सका। मतलब ये कहा गया कि सभी लोग संरक्षणवाद छोड़ दीजिए। कल मैंने बताया था संरक्षणवाद क्या है, कि मतलब कि अपना देश का सामान अपने देश में ही बिके, लेकिन बाद में ये हुआ सभी देशों के बीच ये बात हुई कि अगर ऐसा करेंगे हम सभी लोग तो किसी का भी सामान ज़्यादा बिक नहीं पाएगा, क्योंकि अपने ही देश में अपना सामान बेचकर खरीदना जल्दी जल्दी ये संभव, क्योंकि हर देश में हर चीज़ नहीं होता है। कोई भी सामान वहीं पे कोई चीज़ बिकता है जहाँ पे वो चीज़ ना हो, और अपने ही देश में मोबाइल बनाएंगे अपने ही देश में बेचेंगे तो ये ज़्यादा बिकने वाला। आगे आता है अधिनायकवाद। ये आपकी किताब में दिया है पेज नंबर 155 में। वैसी राजनैतिक प्रशासनिक व्यवस्था जिसमें एक व्यक्ति के हाथ सारी शक्तियाँ केंद्रित होती हैं। राजा समझते हैं आप लोग? जो देश का राजा होता है उसके पास पूरा देश का कंट्रोलिंग पावर होता है। तो जब देश की पूरी शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में चला जाए, वह व्यक्ति परिस्थितियों का लाभ उठाकर जनता के बीच नायक की छवि बनाता है। नायक मतलब हीरो। तो उसे कहते हैं अधिनायकवाद, कि जब एक आदमी के हाथ में पूरे देश की क्या चली जाए? सत्ता चली जाए, ताकत चली जाए, तो वो है अधिनायकवाद और लोग उसे ही याद करते हैं। जैसे कि अभी फिलहाल हमारे देश में भी स्थिति है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। अभी क्या है कि पूरा देश का पावर वहीं पे टिका हुआ है। एक बार ऐलान नोटबंदी, सारा नोट फेल, दिन भर कमाइल रुपया कागज हो जाता, दिया जरावे के बाद दिया जरी, थरिया बजावे के बाद थरिया बजवा, तो घर भर लैके भइल बा। अच्छा, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सोचो, पावर देखो यार, एक आदमी और 140 करोड़ को कंट्रोल कर रहा है। एक आदमी 140 करोड़ की आबादी वाले देश को कंट्रोल कर रहा है। ये बात सच है कि नहीं है? आज सर्जिकल स्ट्राइक होगा तो होगा, ना किसी से पूछना ना कुछ करना, होगा। कल से नोटबंदी तो नोटबंदी, सारा लोग के रुपये घर से निकल गए, चुरावल पैसा निकल गए, सारे लोग। इसको कहते हैं अधिनायकवाद। ये क्या है? अधिनायकवाद का एग्जाम्पल है ये, कि जब एक आदमी के हाथ में पूरे देश का ताकत चला जाए तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अधिनायकवाद कहते हैं। आगे है आर्थिक मंदी के आलोक में यूरोप की राजनीतिक स्थिति में दो महत्वपूर्ण परिवर्तन हम देखते हैं। कितने महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए जी? दो परिवर्तन। एक रूस में स्थापित साम्यवादी आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था का आकर्षण संपूर्ण विश्व में बढ़ा, क्योंकि वही एक देश था जिस पर इस मंदी का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ा। मात्र रूस एक ऐसा देश था जिसका आर्थिक मंदी का प्रभाव नहीं पड़ा था, बाकी सभी देशों पर इसका असर पड़ गया था। सभी जगह दिक्कत आ गई थी, जिससे उसका प्रभाव बहुत बढ़ा। दूसरे
इटली तथा जर्मनी में अधिनायकवाद शासन प्रणाली का उत्कर्ष। यहाँ पे इस बात को समझिएगा, इटली और जर्मनी में अधिनायकवाद, मैंने अभी बताया कि अधिनायकवाद उसे कहते हैं कि जब किसी एक व्यक्ति के हाथ में पूरे देश की सत्ता चली आए तो वो कहलाता है अधिनायकवाद। तो यहाँ पे दो देश की चर्चा हो रही है, इटली और जर्मनी। तो इटली और जर्मनी में अधिनायकवाद कैसे था? तो इटली में था मुसोलिनी, 9th क्लास के इतिहास से पढ़ाया जाता है। मुसोलिनी था, इटली पर अधिकार किया था, और हिटलर किस पर किया था? जर्मनी पर। ये दोनों एक ही टाइम पर थे, और इन्हीं दोनों के कारण दूसरा विश्व युद्ध भी हुआ था। जिस सोच का हिटलर था ना, उसी सोच का मुसोलिनी था, लेकिन मुसोलिनी इटली में था और हिटलर कहाँ था? जर्मनी में। इसलिए यहाँ पे इटली और जर्मनी कहा गया। चूंकि विश्व के सभी देश आर्थिक मंदी से निपटने में इस कदर उलझ गए कि उन देशों में उभरने वाली नवीन राजनीतिक प्रवृत्तियों को देख और समझ नहीं पाए। इटली और जर्मनी में लोकतंत्र की तंत्र विफलता और अधिनायकवादी तथा तानाशाही तंत्र का उदय यूरोप के कई देशों को अपने लपेट में ले लिया, और स्पेन, ऑस्ट्रिया, यूनान इत्यादि, मतलब ये छोटे छोटे देश थे, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए। जैसे जब जियो ने 2016 में इंडिया में लॉन्च किया अपना 4G फ्री में, तो उसमें जितनी भी छोटी छोटी कंपनियां थी सभी की सभी डूब गई। इतना डूब गई कि कुछ तो बंद ही हो गई। आप लोग नाम सुनते होंगे, कंपनी था एयरसेल, क्या आता है क्या वो? यूनिनर आता है क्या? टाटा डोकोमो, क्या उसका आप आजकल नाम दिख रहा है क्या? ये कंपनियां हुई क्या? एक जियो के आने से सारी कंपनियां क्या हो गई? बर्बाद हो गई, बंद हो गई। इसलिए जो शक्तिशाली देश था वो तो आगे बढ़ गया, बेचारे छोटे छोटे देश पूरी तरह से बर्बाद हो गए। जो यूनान कभी पूरी दुनिया को जीतने की क्षमता रखता था, वो यूनान अपने ही देश को बचाने में सक्षम नहीं रहा, क्योंकि यूनान का ही रहने वाला था सिकंदर, जिसे विश्व विजेता कहा जाता है, पूरी दुनिया को जीत लिया था। और उसी यूनान का क्या हालत हुआ कि लोग खाने के पर भी आफत हो गए, और आज तक उसका नाम आगे नहीं आया। ये था आर्थिक मंदी का असर। जो छोटे थे वो बर्बाद हो गए, जो बड़े थे वो अमीर हो गए। आइडिया का नाम आप लोग जानते हैं, वोडाफोन का नाम जानते हैं। उन दोनों की इतनी स्थिति खराब हुई कि बेचारे दोनों मिलकर अब काम कर रहे हैं कि भाई दोनों को डूबने से अच्छा है कि दोनों मिलजुल कर काम करें। तो आजकल देख रहे हैं ना, अब VI क्या कहा जाता है उसको? वोडाफोन आइडिया। तो एक आदमी के चलते कई लोग बर्बाद हो जाते हैं अगर कोई शक्तिशाली एंट्री किया तो। यूरोप में आर्थिक मंदी के बाद उदित होने वाले राजनीतिक व्यवस्था अपनी नीतियों से द्वितीय महायुद्ध को असंभावी बना दिया। आगे है, तो ये टॉपिक हमारा समाप्त होता है, और कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 1950 के दशक के बाद परिवर्तन। यानी हमारा कल का जो क्लास होगा वो होगा हमारा पार्ट 6, जिसमें हम पढ़ेंगे 1950 के दशक के बाद क्या क्या परिवर्तन हुए। ऐसे करके 1945 से 60 लंबा क्लास कल चलेगा। तो आज के लिए इतना ही।